गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द यस ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि व्हाट आर द यस ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टी एंड द एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। तो हम जब जनरल प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो हम देखते हैं मेनली व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन दे आर गोइंग टू टेक प्लेस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द रिएक्शन विथ एयर। What is air? You know well. And what are the major components of the air which can take part in the reaction? जब एयर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। यही मेनली चार कंपोनेंट होते हैं। होते तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर हैं ये चार कंपोनेंट होते हैं। इन चार कंपोनेंट में कौन रिएक्टिव है, कौन रिएक्शन जाएगा? यू न्यू वेल दैट द नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव बाय द नेचर। तो नाइट्रोजन रिएक्शन में जाने वाला नहीं है, यानी एजाइड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। और वैसे भी फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ लिथियम इकलौता एलिमेंट है जो कि एजाइड का फॉर्मेशन कर सकता है। एजाइड मींस द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो सिर्फ नाइट्रोजन ही एजाइड का फॉर्मेशन कर सकता है और कोई एजाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। द सेकंड एलिमेंट दैट इज द oxygen, surely oxygen will undergo the reaction. Next, carbon dioxide and argon. Carbon dioxide एक compound है, argon you know well that is an inert gas. So हम सिर्फ यहाँ पे reaction of air लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हम maximum reaction of oxygen ही हैं. Then what happens when any element of the first group reacts with the oxygen? You know well that the elements when reacts with the oxygen they forms oxide. Similarly here, when potassium is reacting with oxygen, it will form K2O. This is called potassium oxide. यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन पोटेशियम ऑक्साइड ही नहीं बनाता। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और भी कंपाउंड्स बना सकते हैं, दैट इज द K2O2. दिस इज पेरोक्साइड। और K plus O2 gives KO2 and this is superoxide। यानी ये ऑक्साइड बना सकते हैं, पेरोक्साइड बना सकते हैं, सुपरऑक्साइड बना सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे? अगर कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हियर, देन इन दिस केस दैट इज इन द केस ऑफ ऑक्साइड इट इज -2 एज यूजुअल। लेकिन पेरोक्साइड के केस में ये होता है -1। और सुपर ऑक्साइड जो जनरली सिर्फ इसी ग्रुप के एलिमेंट बना पाते हैं, क्योंकि देयर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -12। लेकिन सुपर ऑक्साइड सिर्फ पोटेशियम और लोअर एलिमेंट्स बना पाते हैं। सोडियम और लिथियम इस तरह के एलिमेंट कंपाउंड्स को बनाने के लिए कैपेबल नहीं होते। जब हमने एनामोलस प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां पे हमने इस बात को डिस्कस किया था दैट लिथियम ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड कोवैलेंट नेचर इज नॉट कैपेबल टू फॉर्म द सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो तीन तरह के कंपाउंड बनाते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम पेरोक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सिर्फ पोटेशियम नहीं, नीचे के मेंबर भी बनाते हैं। एक स्पेसिफिक एलिमेंट हमने ले लिया। ये तीन तरह के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होते हैं। नाउ द रिएक्शन विथ हैलाइड। Reaction with halogen. What are the halogens? Halogens are the group 17 element, that is the chlorine, chlorine, bromine and iodine. The astatine is not considered as a halogen. तो हम इनके साथ रिएक्शन देख रहे हैं। जब हमने आपको देखा था what is the source of the alkali metals, तो हमने कहा था the source of the alkali metal is the sea and generally in the sea they survive in the form of the salt. तो ये हमेशा salt के फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। और वो salt क्या थे? NaCl, पोटेशियम ब्रोमाइड, लिथियम फ्लोराइड, दैट मींस द हैलाइड। यानी कि ये बहुत ही स्टेबल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम को क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं, इट फॉर्म्स NaCl। या फिर पोटेशियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। सिमिलरली लिथियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है लिथियम फ्लोराइड। So they are known for their stable halide formation capacity. Halides के बारे में अगर हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने की कोशिश करें कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द हैलाइड, तो आप इस
वेल नोन हैलाइड के बारे में अच्छे से जानते होंगे, इसकी प्रॉपर्टी को जानते होंगे। तो यहाँ पे जनरली द हैलाइड्स आर कलरलेस, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि ये कलरलेस ही होंगे। कुछ एक कंपाउंड्स के केस में देखा जाता है कि वो थोड़े से कलर्ड होते हैं, लेकिन ये कलर उनके आयंस की वजह से नहीं होता, यानी कि कैटायन या एनायन का कलर नहीं होता, ये कलर होता है फेस सेंटर डेवलपमेंट की वजह से। फेस सेंटर क्या होता है? जब लैटिस का फॉर्मेशन होता है, मान लेते हैं ये लिथियम क्लोराइड है, लिथियम और फ्लोरीन का लैटिस फॉर्मेशन हो रहा है, एक क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर का जनरेशन कर रहे हैं। इस लैटिस में कभी कभी इस फ्लोराइड आयन को कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर देते हैं, एक फ्लोराइड आयन की जगह पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और ऐसा होने से जो कैटायंस के नंबर होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, एनायन के नंबर कम हो जाते हैं। इस वजह से इसे हम मेटल इफिशिएंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। मेटल का नंबर ज्यादा हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी कहते हैं। और ऐसा होने पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसने एनायन की जगह पे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कलर देने के लिए कैपेबल होता है। सो जनरली दीज ऑफ द मेटल halides are the colorless, but if they are colored due to the phase center formation capacity। तो यहाँ पे फेस सेंटर का फॉर्मेशन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन का जनरेशन करते हैं, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के जनरेशन की वजह से ये कलर्ड होते हैं, अदरवाइज दे आर द कलरलेस। तो जनरली अगर हम कहें कि व्हाट इज द कलर ऑफ दीज ऑफ द हैलाइड, दे आर द कलरलेस। व्हाट्स अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी, whether they are thermally stable or not, they are thermally stable। आप देखें तो साल्ट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊंचा होता है, मेल्टिंग पॉइंट 800 प्लस डिग्री सेल्सियस है, और इतने हायर टेम्परेचर पे अगर कोई सिस्टम ब्रेक नहीं करता तो हम उसे थर्मली स्टेबल ही कहेंगे। अगर आप दाना भुनने वालों को देखें, ग्रेन भुनने वाले होते हैं ना, तो दाना भुनने वालों को देखें तो सैंड में या तो रोस्ट करते हैं या फिर नमक में करते हैं, यानी इतना हायर टेम्परेचर इनका होता है, इतने हायर टेम्परेचर पे इनकी स्टेबिलिटी होती है, इसी वजह से उसे रोस्ट कर पाते हैं। सो दे आर हाईली थर्मली स्टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, जब हम सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि हम कहते हैं कि जब सोडियम के ऊपर पानी छिड़क दीजिए आग लग जाता है, यानी सोडियम से रिएक्ट करता होगा तभी तो आग लगता है। सो द एल्कली मेटल्स आर विग्रसली रिएक्टिव विद द वाटर। तो यहाँ पे आसानी से वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इफ इट इज सोडियम रिएक्टिंग विथ वाटर, इट फॉर्म्स NaOH प्लस हाइड्रोजन, और इस तरह से हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और इतना ज्यादा हीट निकलता है कि इसमें आग लग जाती है। आग लगाने के लिए ये हाइड्रोजन भी हेल्प करता है, जो कि एज अ फ्यूल रिएक्शन में जनरेट होता रहता है। यानी कि इस तरह के रिएक्शन को कराना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, कास्टिक बनाना है विद द हेल्प ऑफ द सोडियम, देन हाउ विल यू प्रिपेयर द सोडियम हाइड्रोक्साइड? एक्चुअली इसके लिए हम यहाँ पे मरकरी यूज करते हैं। मरकरी के साथ मिलके सोडियम एमलगेट का फॉर्मेशन होता है, यानी इम्प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोडियम होता है। और जब सोडियम इम्प्यूरिफाई हो जाता है और मरकरी के प्रेजेंस में जो कास्टिक बनता है उसके साथ वाटर उतनी विग्रसली रिएक्ट नहीं कर पाता जितना कि जनरल कंडीशन में करता है जब सोडियम पूरी तरह से एक्सपोज्ड होता है। तो मरकरी जो होता है इस रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। अब अगर हम बात करें इस हाइड्रोक्साइड का या फिर किसी और हाइड्रोक्साइड का भी बात कर सकते हैं, पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो भी सेम रिएक्शन ही होता है, KOH और साथ में हाइड्रोजन। The reaction is again of exothermic reaction, even more exothermic reaction। अब अगर इनकी बात करें, then potassium hydroxide and sodium hydroxide are well known alkali। दुनिया के बेस्ट एल्कली हाइड्रोक्साइड ऑफ द एल्कली मेटल्स होते हैं। इनसे बेटर एल्कली कोई नहीं होता, इनसे बेटर एल्कलाइन सिस्टम कोई नहीं होता। ये आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, इनसे स्ट्रॉन्ग बेस कोई मिलता नहीं है। अगर हम लैब में बात करें, आप लैब में आते हैं तो आप देखते हैं तो आप जो एल्कली यूज करते हैं, जो बेस यूज करते हैं, बेस में क्या यूज करते हैं आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। श्योरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं।
व्हाट आर द यूजेज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसके यूजेज की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तो लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज होता है। आप लैब में देखते हैं, आपके लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा रहता है, लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज होता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज है इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप। सोप फॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है, सोप को बनाने के लिए। जब हम सोप की बात करते हैं, व्हाट आर द सोप, तो आप लोग डिफाइन करते हैं द सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ द फैटी एसिड इज कॉल्ड द सोप। एंड व्हाट आर द साल्ट, salts are the neutralization product of the acid and base। एसिड का नाम तो आप लोग डिफाइन करते समय ही बता दिए, द फैटी एसिड। बेस क्या है, सोडियम पोटेशियम साल्ट है, तो सोडियम और पोटेशियम का ही बेस होगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है सोप। द सेकंड यूज, द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। वैसे क्लास 10th में आपने मेटलर्जी पढ़ रखा है, तो वहां पे जब मेटलर्जी के प्रोसेस को पढ़ते हैं तो 3 पार्ट में मेनली डिवाइड कर दिया जाता है। एक्चुअली 4 पार्ट में होता है, 10th में 3 ही पार्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक होता है ऑक्सीडेशन, पहला होता है कंसंट्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन और लास्ट में प्यूरिफिकेशन। सो इन द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन हम करते क्या है, कहीं पे ओर डिगिंग होगी, जहां पे ओर डिगिंग होगी वहां से ओर को हम लाने के पहले वॉश करेंगे, और इस वॉशिंग प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। सिंपल सा पानी से धो दिया जाता है, नथिंग एल्स, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद क्या करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग के बाद आता है आपके फैक्ट्री में, फैक्ट्री में आके उसे क्रश किया जाता है, क्रश करके वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम ले जाके कन्वेयर से फैक्ट्री में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेन आएगा वो तो बाहर ही आएगा ना, ऐसा तो है नहीं फैक्ट्री के अंदर घुस जाएगा, कहीं बाहर किसी कैंपस में ही होगा, तो वहां से कन्वेयर के थ्रू हम मेन इक्विपमेंट तक ले जाते हैं। ये जो कन्वेयर्स होते हैं, इन कन्वेयर्स के व्हील्स में हम मैग्नेट लगा देते हैं। यहां पे इन व्हील्स में हम मैग्नेट लगा देते हैं, और जब व्हील्स में मैग्नेट लगाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से बेल्ट भी मैग्नेटाइज हो जाता है। जब ऐसा होगा और जब हम इस पे ओर डालेंगे तो यहां से ये निकलता हुआ यहां कहीं आके कलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं। अगर हम बॉक्साइट की बात करें, जो एल्युमिनियम का ओर होता है, तो उसमें आयरन होता है और एल्युमिनियम। तो आयरन जैसी चीजें जो मैग्नेटाइज होती हैं वो यहाँ पे आके कहीं कलेक्ट हो जाती हैं, और दूसरी चीजें जो होते हैं जो नॉन मैग्नेटाइज है वो यहाँ आ जाती हैं, यानी सेपरेशन हो गया। इसे मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। इसके बाद जो मटेरियल आता है इसकी लीचिंग की जाती है। लीचिंग में क्या होता है, इस मटेरियल को मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल दिया जाता है, जिसे हम नॉर्मली कास्टिक बोलते हैं। कास्टिक में इसे ट्रीट किया जाता है, और जब कास्टिक में ट्रीट करते हैं तो 2 तरह के सब्सटेंसेस यहां होते हैं, एक तो एल्युमिनियम होगा जो मेजर आपका मटेरियल है, और दूसरा सिलिका होगा। तो सिलिका के साथ ये बनाते हैं सोडियम सिलिकेट, और एल्युमिनियम के साथ सोडियम एल्यूमिनेट। और यहां पे जो सिलिका का कंपाउंड होता है दैट इज द सोडियम सिलिकेट, ये वाटर मिसिबल नहीं होता, ये नीचे जाके सस्पेंड कर जाता है। इसी को हम कहते हैं इमिसिबल इंप्योरिटी, और ये इमिसिबल इंप्योरिटी जो होता है वो गैंग के नाम से जाना जाता है, GANGUE, गैंग। गैंग इज कंसिडर्ड एज ए इमिसिबल इंप्योरिटी। और जो दूसरा सब्सटेंस है यानी एल्युमिनियम, ये मिसिबल सिलिकेट का फॉर्मेशन, मिसिबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से ये डिसॉल्व होके अगले प्रोसेस में चला जाता है। सो इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। In the process of leaching, the sodium hydroxide is used. Now, the reaction with sulfuric acid. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्शन विथ एसिड। दिस इज द मेटल, दिस इज द एसिड। एक्चुअली मैंने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ when any reaction, when any metal reacts with acid, it gives salt and hydrogen. यहाँ पर ये भी देगा Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन। अगर यही एसिड होता HCl तो ये देता NaCl। अगर यही होता H2CO3 तो ये देता Na2CO3 या फिर NaHCO3। अब यहाँ पे बात करें इन साल्ट्स की, तो NaCl के बारे में ऑलरेडी हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आगे डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम बात करें सोडियम सल्फेट की।
What is sodium sulfate? What is the nature of the sodium sulfate? Then it is a colorless salt. पहले हम लोगों ने बात कर रखा है कि जनरली द salts are colorless for the alkali metals, क्योंकि alkali metals खुद में कलर रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा जाने नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि what is the stability with respect to the carbonate, सोडियम कार्बोनेट के बारे में आप लोग जानते हैं। सोडियम सल्फेट जो है ये तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंपोजिशन से बनता है। अगर हम एसिड बेस रिएक्शन की बात करते हैं तो ये NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंपोजिशन होने पर ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम इसे लिखें तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक वीक एसिड है, और अगर NaOH के साथ ये रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन से बना होता तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना है, इस वजह से ये बेसिक बाय द नेचर होता है, जबकि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। अगर इनकी बात करें कि व्हाट्स अबाउट द स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो श्योरली द सोडियम सल्फेट विल बी मोर स्टेबल देन द सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को हीट करने पर ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोनेट टूट जाता है और इस वजह से उतने स्टेबल नहीं होते। कार्बोनेट्स आर नॉट एज स्टेबल एज दैट ऑफ द सल्फेट, so the carbonate is not as stable as that of the sulfate. So these were some of the chemical properties of the alkali metals. Now the compound of sodium, तो आपको पढ़ना नहीं है what is the compound of sodium, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम अगर फिर भी बात करें कि क्या कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तो आपको दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। आपको दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, वो भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें कहाँ यूज होता है, तो कास्टिक के फॉर्मेशन में यूज होता है, सोप के प्रेसिपिटेशन के लिए यूज होता है, और डेली लाइफ में आपको मालूम है कि हमारे सब्जी में, दाल में, हर जगह पे ये पड़ता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट फुलफिलमेंट के लिए भी यूज होता है। उसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्या कंपाउंड दिए हुए हैं, दैट इज द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ द वॉशिंग, लॉन्ड्री पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। तो लॉन्ड्री पर्पज के लिए यूज किया जाता है, कपड़ों को साफ करने के लिए। पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेपर्स को बनाने के पहले जो उनकी वॉशिंग होती है उसके लिए किया जाता है, और कपड़ों के इंडस्ट्री में किया जाता है, फैब्रिक इंडस्ट्री में किया जाता है, वहाँ पर भी कपड़ों को पेंट करने से पहले वॉश किया जाता है, वहाँ पर भी वॉशिंग पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है। यानी एक वॉशिंग पाउडर की तरह इसे यूज किया जाता है। इसे वॉशिंग पाउडर की तरह पॉपुलरिटी दिलाने में एक वेल नोन कंपनी निरमा का हाथ है। निरमा ने सबसे पहले इसे वॉशिंग पाउडर की तरह यूज किया और काफी पॉपुलर है, क्योंकि हार्ड वाटर में भी ये फोमिंग करने की कैपेसिटी रखता है। द नेक्स्ट कंपाउंड इज द सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ बेकिंग। तो यहाँ पे बेकिंग पर्पज के लिए भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। उसके अलावा कुछ एक केसेस में हमने देखा है कि ये एंटासिड की तरह भी यूज किया जाता है। अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो एंटासिड की तरह यूज किया जाता है। मार्केट में ये यूज होता है विद द नेम ऑफ इनो। इनो यूज करके हम एसिडिटी को अपने खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इनो जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, वो एक बेसिक माइल्ड बेसिक सब्सटेंस है, और आपकी बॉडी में अगर एसिड जनरेशन हो गया तो एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा। देन दीज आर द सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द सोडियम। नाउ द यूजेज ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम। व्हाट आर द यूजेज ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम? जब हम बात करें ये एल्कली मेटल्स पूरा अगर बात करें, देन दे आर नोन for the formation of those of the metals, those of the alloys which are used in the high quality bearing and springs. What are the high quality bearing and springs? What are the springs and bearing? I think ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। जब बात करें कि what is the need of such high quality bearing and springs in our daily life, whether they are important or not, तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जो bearings होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हीकल से आप चलते हैं, व्हीकल्स के व्हील चलते हैं तो उसके साथ बेयरिंग लगा होता है, उसके अंदर इंजन चलता है उसमें बेयरिंग लगा होता है, और एक इंजन कितने दिनों तक फंक्शन में रहता है? अगर ढंग से चलाइए तो 15 साल 10 साल तक आपके व्हीकल के इंजन चलते हैं, और 10 साल तक बेयरिंग अंदर ही रहता है, अंदर ही घिसता रहता है। तो उसका मेटल इतना बेटर क्वालिटी का होना चाहिए कि इतने दिनों तक वो लगातार घूमने के बाद भी खराब ना हो, नहीं तो एक बेयरिंग के लिए पूरा इंजन आपका खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें बहुत ही हाई क्वालिटी के बेयरिंग चाहिए होते हैं, वो इनके एलॉय से बनाया जाता है। द सेकंड वन, द हाई क्वालिटी स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स के बारे में आप लोग जानते हैं।
आपके पास पेन होते हैं जिन्हें हम टिप टॉप पेन कहते हैं, कुछ इस तरह से यूं आप दबाते रहते हैं। अब इस तरह के पेन्स को अगर हम लगातार यूज करें तो लगातार यूज करने पर क्या होगा, लगातार यूज करने पर ये थोड़ी देर के बाद फिर से रिवर्ट करना बंद कर देते हैं, यानी कि स्प्रिंग्स जो होते हैं इसके ये काम करना बंद कर देते हैं। और अगर स्प्रिंग काम करना बंद कर देंगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, सामने से रिफिल को दबा देते हैं, अंदर घुस जाता है। लेकिन इंजन के केस में ऐसा नहीं कर सकते, या बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पे ऐसा नहीं कर सकते। अब इंजन में क्लच होता है, क्लच को यूं दबाया, व्हीकल के इंजन का व्हील से कनेक्शन टूट गया, और फिर से जब छोड़ा स्प्रिंग ने खींच के फिर से वो कनेक्शन दोबारा लगा दिया। ये सोचो कि अगर स्प्रिंग काम ना करे, आपने खींचा और उसके बाद उसने दोबारा नहीं खींचा, आपका इंजन अलग चलेगा, पहिया फ्री हो जाएगा, यानी आपके क्लच काम करना बंद कर देंगे। और जैसे इंजन में बेयरिंग की वजह से हो सकता है पूरा इंजन खोलना पड़े, वैसे क्लच प्लेट में इसी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस वजह से ऐसी जगहों पे जहां पर हमें खोलना मुश्किल पड़ता है, इंजन को खोलना मुश्किल पड़ता है, डिवाइस को खोलना मुश्किल पड़ता है, हमें एक ऐसे हाई क्वालिटी स्प्रिंग की जरूरत पड़ती है जो लंबे समय तक हमें रिजल्ट देता रहे, लंबे समय तक हमारी हेल्प करता रहे, सर्व करता रहे। Then these are the uses of the sodium and metal in our daily life. What is the biological importance? जब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द मिनरल्स। तो जब हम बात करते हैं मिनरल्स की, तो मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं और वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द रोल ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम, देन सोडियम एंड पोटेशियम आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पे ये चलाते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, so they are known for the sodium potassium pump। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के लिए जरूरी होते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि व्हाट इज द नीड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी की। हम ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने की कोशिश किए हैं। सेल मेम्ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ऐसा कुछ कह सकते हैं, जो प्रोटीन बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये वाले, ये हैं आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ओके। और दूसरे हैं जो अंदर डूबे हुए हैं, ये हैं आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जिस फ्लूइड में ये है, ये फ्लूइड है आपका लिपिड। ये जो कुछ भी लिक्विड है, जिस लिक्विड में ये सब डूबे हुए हैं, दैट इज द लिपिड। इस सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस हाउ द परमेबिलिटी टेक्स प्लेस। जब आप कुछ खाना खाते हैं तो खाना फाइनली जाता कहाँ है, सेल में जाता है। सेल में उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसका कंबसन होता है, और कंबसन में माइटोकॉन्ड्रिया हीट निकाल के आपकी बॉडी को नीडेड एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से परमेबिलिटी होती है, किस तरह से पैथोजन किसी सेल के अंदर जाते हैं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हर एक सेल के ऊपर कुछ खास पिट्स बने होते हैं, और इस पे जो भी प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट आके काउंटर फिट होता है, यानी इसके शेप का जो हो आके इसकी सरफेस में फिट हो सके, उसे ये अलाउ करता है कि आप अंदर जा सकते हैं। तो ये मटेरियल्स अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद जो भी सेल को यूज करना होता है वो यूज हो जाता है। जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस मींस दोज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर जनरेशन ऑफ डिजीज। ये जो पैथोजेंस हैं, ये इन्हीं फूड मटेरियल्स का शेप लेके यहाँ पे आ जाते हैं, मिमिक करके, मिमिक्री का प्रोसेस करके यहाँ पे आके लग जाते हैं। बिल्कुल प्रोटीन जैसा ही अपने को बिहेव करते हैं, वो आके सरफेस पे लग जाते हैं, जिससे सेल कंफ्यूज हो जाता है। और सेल क्या करता है, कहता है तुम भी भाई प्रोटीन हो, तुम भी अंदर चले जाओ। और अगर ऐसा है तो पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन खाते हैं। और मेडिसिन हम एक ड्रग टारगेट को टारगेट करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अब फीवर हो रहा है या डायरिया हो रहा है या कौन सी डिजीज है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया होगा।
और वो कौन सा बैक्टीरिया किस फॉर्म में अंदर घुसता है ये डॉक्टर्स को मालूम रहता है। तो डॉक्टर्स ने सोचा कि ये कार्बोहाइड्रेट में है, तो जिसके फॉर्म में वो अंदर जाता है उसे हम कहते हैं ड्रग टारगेट। तो उस ड्रग टारगेट को हम क्या करते हैं, यहां भी इसके ऊपर मान लेते हैं, फिर से यहां ड्रा कर देता हूं, ये था, तो ये आपका शेप था, इसके ऊपर मेडिसिन आके एक लेयर बना लेती है। लेयर बनाने से क्या हुआ, इसका जो पिट था उसका शेप गड़बड़ हो गया। अब जब आके ऊपर से पैथोजन दोबारा लगेगा, इसे एंट्री नहीं मिलेगी, और जब एंट्री नहीं मिलेगी तो पैथोजन अंदर नहीं जा पाएगा, और जब पैथोजन अंदर नहीं जाएगा तो डिजीज नहीं होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई, पहली बात अभी सोडियम पोटेशियम पंप आया ही नहीं, इसमें फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि जब ये वायरस या बैक्टीरिया अंदर नहीं जाएगा तो प्रोटीन भी तो इसी साइड से अंदर जाता था, वो भी जाना बंद हो गया। और जब प्रोटीन जाना बंद हो गया तो क्या करेगा, जो भी यहां पे लगेगा इसके लिए सेल यहां से मैसेज देगा न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस से पूछेगा वेदर दिस थिंग इज ओके और नॉट, इसे अंदर एंट्री दिया जाए या नहीं। अगर न्यूक्लियस इसे अलाउ करता है तब तो एंट्री मिलेगी, और न्यूक्लियस अलाउ नहीं करता है तो एंट्री नहीं मिलेगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके बगल में कॉलोनी है, एडीएम कॉलोनी, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप किसी के यहाँ जाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आना चाहते हैं। अगर वो आदमी कहता है ठीक है आने दो, तब तो आप जाते हैं, और नहीं आने दो तो आप रुक जाते हैं, आपको गार्ड नहीं जाने देता। वैसे ही यहाँ पर भी ये इसे मैसेज करके पूछता है कि जाने दिया जाए या नहीं। लेकिन आपके कॉलोनी में तो मोबाइल फोन है, उससे कॉल करके पूछ लेते हैं, इसके कैसे कॉल करके पूछेगा। ये यहाँ पे सिग्नलिंग करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यहाँ भेजता है और यहाँ से ये वापस सिग्नल भेजता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जनरेट होते हैं, ये जनरेट होते हैं थ्रू द सोडियम पोटेशियम पंप। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। ये आपका ग्रुप फर्स्ट हो गया। In the next class, we will discuss about the group second only. Thank you and have a nice day.